गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में सब लोग ठीक होंगे, आप अपना ध्यान दे रहे होंगे और घर के मेंबर्स का भी, मम्मी पापा दादी बाबा जो भी, सबका आप केयर कर रहे होंगे। और इस केयर करने के बाद टोटल जो टाइम बच जा रहा होगा आप स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो आपको टाइम मिल जा रहा है पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत फेवरेबल भी है। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि यूपी बोर्ड ने सिलेबस को 30% लेस कर दिया, तो आपको इसका भी फायदा मिलेगा। हालांकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लॉस है आपके लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये लॉस भी हो सकता है कि उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे तो जो चैप्टर्स हटा दिए गए होंगे, बोर्ड में हटा दिए गए हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, हम उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अकाउंटेंसी आपका बिल्कुल न्यू चैप्टर है, न्यू सब्जेक्ट है। बुक आप सब ले लिए होंगे, प्लस सीबीएसई की बुक। तो एक बात समझो, जब आप हाई स्कूल पास आउट करके आगे बढ़ते हैं तो जो सेल्फ असेसमेंट से नोट्स बनाए जाते हैं वो मेनली ग्रेजुएशन से होते हैं। ग्रेजुएशन के टाइम पे यानी आफ्टर इंटरमीडिएट क्या होता है कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो लेक्चर दे देते हैं आपको थियरी के अकॉर्डिंग, और आप अपने नोट्स को अपने ओन वर्ड में क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हाई स्कूल के बाद से इसकी शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। अभी मैं आपको जो भी पीडीएफ भेजता हूं आप उसको अपने फेयर पे नोट कर लेते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि तुम धीरे धीरे एक नोट्स प्रिपेयर करने की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होने लगे खुद से, जिसकी जरूरत इंटर के बाद ज्यादा होती है, आप अभी से उस नोट्स को पढ़ा करो जो तुम्हारी फेयर कॉपी में है, जो मैंने भेजा, प्लस आपको लेक्चर देते समय जो भी आप सुनते हो, प्लस जो आपके पास बुक्स है, एक राइटर की है, 2 राइटर की है, उनकी भी स्टडी करो। जब आप इतना सारा चीज दिमाग में रख लोगे तो आपके एग्जामिनेशन में जो आप थियरी लिखोगे, जो मटेरियल बनेगा इन सारी चीज़ों से, अलग अलग राइटर के बुक से, प्लस लेक्चर और प्लस जो आपको पीडीएफ मिलता है, तो एक अच्छी थियरी बनती है। थोड़ा थोड़ा इस टाइप से भी माइंड को डाइवर्ट करो, क्योंकि हाई स्कूल तक ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हाई स्कूल तक आपके पास बुकिश नॉलेज होता है, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, आपने लिख लिया। हालांकि वहां भी जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो हाईएस्ट मार्क अचीव किए होते हैं हाई स्कूल में, उनके माइंड में ये बात आती है कि हमने सुना है तो हम इसको ऐसे भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहां से इस चीज की तरफ टूवर्ड्स चलना चाहिए। लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलता है, जो आपकी थियरी है, वो आपको एक बेस बनाती है, एक कॉन्सेप्ट देती है कि अच्छा हमको इसी टाइप का लिखना है। ये काम मैं जरूर करूंगा। आपको फर्स्ट ईयर में भी ऐसे मिलेगा और सेकेंड ईयर में भी नोट्स की फैसिलिटी जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, और अकाउंटेंसी में अगर कोई थियरी होती है तो वो न्यूमेरिकल बेस बनती है। यूं तो अभी आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है, अभी आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये सारी थियरी उन सारी चीजों से ऐड मिलेगी, कनेक्टेड होगी। तो जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो ये थियरी आपको और स्ट्रॉन्ग करेगी। तो अकाउंटिंग में जो भी थियरियां होती हैं न्यूमेरिकल से कहीं ना कहीं टच कर लेती हैं, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका जो पोर्शन होता है एग्जामिनेशन का, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर हो या इंटरमीडिएट का हो, उसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों चीजें शामिल होती हैं। तो न्यूमेरिकल से तुम पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे आने लगेगा आपको, और थियरी न्यूमेरिकल का बेस करोगे तो और स्ट्रांग होगा। लेकिन अभी आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, अभी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शायद आप थोड़े घबरा जाते होंगे, नर्वस होते होंगे, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, फेयर कॉपी रख लो सामने, जो रीड करके लिख लेते हो आप पीडीएफ से, प्लस बुक्स की रीडिंग कर लो, लेक्चर सुन लो, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा।
कोई बच्चा कितना भी उसका हाई स्कूल में बेस कमजोर हो, नहीं पढ़ता हो, जिसको वीक स्टूडेंट कह सकते हो। हालांकि वीक स्टूडेंट कोई होता नहीं है, वीक होती है केवल हमारे केयरलेसनेस से कि हम ध्यान नहीं देते हैं, वरना से कोई वीक नहीं होता है। तो कोई बच्चा किसी भी लेवल पे होगा, हाईएस्ट लेवल पे आ जाएगा। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, और उसके पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा, और उसके पहले मैंने देखा कि पहले बिजनेस आया, फिर अकाउंटेंसी आई। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम जितना भी डिस्कस करेंगे इसका भी नोट्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आप इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ये जो मैं बता रहा हूं इसका पीडीएफ आपको पहले मिल चुका है, तो थोड़ा सा एक पेज की थ्योरी है, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद की जिन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, और आप उसे भी अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। तो हम लास्ट टाइम बात किए थे कि हमारे अकाउंटिंग के कितने सारे स्कोप हैं, कितने सारे सेक्टर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ऐसे कई सारे अकाउंटिंग की हम बात कर रहे थे। क्योंकि अकाउंटिंग वहां भी है जहां पैसे की बातें होती हैं। अकाउंटिंग वहां तो होती ही है जहां रियल में मनी ही रहता है, नोट गिनना, पैसे गिनना, लिखना, देना लेना। अकाउंटिंग वहां भी होती है जहां प्रोडक्शन होता है। अकाउंटिंग वहां भी होती है जहां वर्कर वर्क करते हैं। अकाउंटिंग तो वहां भी होती है जहां गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं। अकाउंटिंग वहां भी होती है जहां पे हम कहते हैं ये सामान महंगा हो गया, ये सामान सस्ता हो गया, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अकाउंटिंग हर जगह होती है क्योंकि मनी इन्वॉल्व है। सोशल लेवल पे भी अकाउंटिंग होती है, उसे सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग हर जगह है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, वो मुझसे कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो हम लोग बात करेंगे अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इनफैक्ट हमारी, अगर आपसे कोई पूछता है आप कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, आप बता सकते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। हमारे लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमारी जो भी अकाउंटिंग होती है उसमें पहला अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग बात कर चुके हैं बहुत पहले कि हमें अकाउंटिंग करना क्यों जरूरत, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी देखा है, तो उसमें बताया गया प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना। तो जब कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी के सामने बात कर रहे हो तो आप उससे बोल सकते हैं कि मुझे पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मलयालम भी आता है, तेलुगु भी आता है, तो कौन सी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। तो बता देंगे अरे आप किसी में बोलिए या आप इस लैंग्वेज का यूज करिए, तो आप उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज। ऐसे ही जब कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस करते समय उसको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, एंड ऑफ ईयर में हर साल जरूरी है। तो कौन सी अकाउंटिंग यूज करेगा, तो 4 सिस्टम बताए गए। पहले सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरे सिस्टम का नाम है कैश सिस्टम, तीसरे का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, चौथे का नाम है, 4th नंबर का है इंडियन बुक सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक है, कुछ भी अगर अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने जाता है तो पहले ये सोचता है कि मुझे कौन सा सिस्टम अचीव करना है, कौन सा सिस्टम फॉलो करना है। कोई भी सिस्टम अप्लाई करोगे, तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है कि प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, स्टॉक की पोजीशन मालूम करना, कैश का बैलेंस पता करना, डेटर क्रेडिटर को देखना, गवर्नमेंट को अपने कार्ड दिखाना, सब कुछ फुलफिल करेगा। डबल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड है, पूरे होल वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। कोई भी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें डुअल एस्पेक्ट देखते हैं, और या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में देखा तो डुअल एस्पेक्ट देखते हैं।
तो जो बातें दो बातें होती हैं उनको डेबिट और क्रेडिट के उसमें एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। कैश सिस्टम, इसमें केवल कैश की एंट्री होती है, कैश आना या कैश जाना। तो जहाँ से आमतौर पे होटल्स, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, इस टाइप के, या कोई ऐसा जो चैरिटी वाला प्रोग्राम करते हैं लोग, इस टाइप के लोग बिल्कुल कैश सिस्टम ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका काम केवल कैश का हो सकता है। क्योंकि जब हम डबल एंट्री सिस्टम क्या फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट और कैश दोनों बातें हो सकती हैं। यानी उधार सामान दिया, उधारी सामान लिया, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कैश सिस्टम एक दूसरा हो गया। यानी हमारी जो नीड बनती है हम उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, कोई आदमी बिजनेस कर रहा हो लेकिन उसको अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत कम है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो जैसी जानकारी होती है आधी अधूरी वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बेस पे भी फाइनल अपने प्रॉफिट लॉस की पोजीशन को फॉलो कर सकता है, पता कर सकता है। इंडियन बुक सिस्टम, चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो अगर हम केवल इंडिया का कोई रूल फॉलो करना चाहें, वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडियन का मतलब इंडिया का रूल है, तो हम इस रूल को ही फॉलो कर सकते हैं। इस रूल्स में हम हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं और आपकी ये कोर्स में है, आपको ये बताया जाएगा। आपके कोर्स में ये सिस्टम भी है, इंडियन सिस्टम, कैश सिस्टम भी है और डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे सीबीएसई के पोर्शन में आता है। पढ़ना तो हमें सभी सिस्टम है। अगर एक सीबीएसई का स्टूडेंट होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लेता है। आप यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पढ़ेंगे। लेकिन ये देखना है कि जो 4 सिस्टम है इसमें हम कौन सा यूज करते हैं। तो हमारी पूरी बुक, यानी ऐसे समझो कि आज से लेकर के और जब तक तुम अकाउंटिंग को देखोगे, तुम सीए हो जाओगे, किसी कंपनी के चेयरमैन हो जाओ, किसी कंपनी के सीनियर चीफ अकाउंटेंट हो जाओ, कुछ भी, लेकिन जब तुम्हारे सामने अकाउंटिंग की बात आएगी तो तुमको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है। वैसे आप जो चाहे वो सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है, हमें तो सबका नॉलेज लेना है। तो ये 4 सिस्टम होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब ऐसे कास्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है। तो जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे, तो कास्ट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, टैक्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो बातें होती रहेंगी। अभी तो फिलहाल हमारे सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो ये हमारा था सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यानी हमारी जो अकाउंटिंग है उसको कौन कौन देखेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी अकाउंटिंग है तो हम देखेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यानी आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, सारे ट्रांजैक्शन को आपने लिख लिया, समझ लिया, देख लिया। आपकी अकाउंटिंग है तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखूंगा। अगर मैं आपके दुकान शॉप से उधारी सामान ले रहा हूं और आप बोलेंगे सर आपका इतना पैसा हुआ, तो ऐसा थोड़ी होगा। बोलेंगे दिखाइए कहाँ लिखे हैं, तो आपकी अकाउंटिंग वो देखने को मिली ना। आप बैंक में गए, बैंक से लोन लेने, तो बैंक ने कहा ठीक है आपका बिजनेस कैसा चल रहा, आपने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है अपने बिजनेस का अकाउंटिंग दिखा दीजिए, क्या आप बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा, अच्छा चल रहा हो तभी तो हम लोन देंगे। बैंक को भी देखना पड़ गया। गवर्नमेंट को बता दिए कि लीजिए हमारा जो है ये इतना टैक्स बना है। गवर्नमेंट कहेगी अपनी अकाउंटिंग दिखाइए पहले। जीएसटी जमा करना तो बैंक को पहले दिखाना पड़ेगा क्या परचेज क्या सेल्स हुआ, फिर वो जीएसटी को सही मानेंगे कि आपने जो टैक्सेस दिया। आपकी अकाउंटिंग सभी को देखनी है, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं, 2 कैटेगरी बनाई गई है। इसका भी पीडीएफ भी आपको मिलेगा इसी वीडियो के साथ, इसको भी आप फॉलो करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल। आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी, आपका फर्म है। मैं कौन हूं? मैं आपका कस्टमर हूं, मैं सामान ले जाता हूं, तो मैं आपके लिए कौन हो गया? एक्सटर्नल हो गया। लेकिन आपका बिजनेस, आपका कोई पार्टनर है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? इंटरनल। तो 2 कैटेगरी बनाई गई है। आपको इसकी थ्योरी भी मिलेगी, लेकिन ध्यान से हम लोग कुछ पॉइंट्स पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया।
एक तो प्रोप्राइटर ओनर जो होता है, दूसरा मैनेजमेंट, और तीसरा जो आपके वहाँ काम करता है एम्प्लाई। क्योंकि जब आपकी एम्प्लाई आपसे सैलरी मांगेगा तो आप बोलेंगे सुनो तुम इतना तो एडवांस ले चुके हो पहले से, तो बोलेगा याद तो नहीं आ रहा मुझे, हम कब लिए थे। तो आप बोले इधर आओ, कंप्यूटर खोल के दिखा देंगे, देखो ये रिकॉर्ड किया गया है देख लो। तो उसको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ आपने लिया था, ये देखो तुम्हारा सिग्नेचर है, प्रूफ है ना, हाँ ठीक है। तो एम्प्लाई भी, तो जो आपका प्रोप्राइटर होता है वो यूज करता है, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है द प्रोप्राइटर ओनर टू नो द फॉलोइंग। तो प्रोप्राइटर को क्या काम पड़ जाएगा, अकाउंटिंग बना लिए तो हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे अर्निंग कैपेसिटी, आप देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस ऑफ द इंटरप्राइज, यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है, जो आप भविष्य में सोचे होंगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ आगे बढ़ने के लिए उसके लिए भी, और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन वो तो दिखेगी, और जो अर्निंग कैपेसिटी है, तीनों का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। मैनेजमेंट क्या है, आपका इंटरनल यूजर्स वो क्या देखेगा, आपकी जो पूरी टीम है जो आपके साथ काम कर रही है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट रिलेवेंस टू द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग। यानी आप एक काम करते हो तो आप ओनर हो, आप चेयरपर्सन हो, आप डायरेक्टर, आप सब कुछ हो, लेकिन आप अकेले कहाँ कुछ कर पाओगे। आप तो जाते हैं ऑफिस में बैठ जाते हैं, वहां से ऑर्डर करते रहते हैं। तो आप अपने मैनेजर को बुला लेते हैं, मैनेजर काम चल रहा है ठीक ठाक, फैक्ट्री में काम हो रहा है, शॉप में काम चल रहा है, शोरूम में ठीक ठाक है। मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर ने कुछ टीमें बना रखी होंगी, कोऑर्डिनेटर रखा होगा, सुपरवाइजर रखा होगा, सबसे नीचे के लाइन स्टाफ होंगे जो बिल्कुल वर्कर जैसे होंगे। तो कौन किसको देखेगा, आपके घर में आपको तो ये लगता होगा पापा सुबह ऑफिस चले गए या शॉप चले गए, देर में आए तो पापा जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम थोड़ा एंटरटेन कर लेंगे, शोरगुल कर लेंगे, गाना सुन लेंगे, टीवी देख लेंगे, नहीं तभी आएंगे बोलने लगेंगे। पापा देर में आए तब तक पता चला आप सो ही रहे थे, या आए तो एकदम बिल्कुल आप साइलेंट हो गए, पापा को ये चाहिए वो चाहिए, अब आपकी आवाज़ धीमी हो गई, अब आप बिल्कुल चुप हो गए। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है, क्या आपका घर जो चल रहा है वो केवल मम्मी की आवाज़ तेज तेज आती है क्या? ऐसा नहीं है। पापा ओनर हैं, वो दिन में 1-2 बार फोन भी कर लेते होंगे आपके बारे में, पढ़ रही है कि नहीं, क्या कर रही है, आपको लगता होगा नहीं। हाँ, मम्मी झूठ बोल देती होंगी या मैनेज कर ली आपसे, बेटा थोड़ा पढ़ लो, लेकिन ना वो बोल दी नहीं वो पढ़ रही है। पापा नंबर 1, उनको सारी बातें जो भी करनी है मम्मी से, मम्मी आपसे, मम्मी घर के सर्वेंट से, इस तरीके से एक लेवल बन जाता है। तो जो मेन पर्सन हो तो साइलेंट है, तो आप ये मत सोचिए तो कुछ करते ही नहीं है, वो अपने नीचे वालों को ऑर्डर देते हैं, वो उससे नीचे स्टाफ को ऑर्डर, वो उसको नीचे वाली लाइन को, वही लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग। वैसे ये जो टॉपिक है ये आपके बिजनेस का टॉपिक है, और जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे इसको मैनेजमेंट कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, वहां पे आप देखेंगे। एम्प्लॉय को भी जरूरत पड़ती है ना आपके फर्म में, उसको देखना है कि मेरा हिसाब किताब कैसा है, बोनस, पीएफ वगैरह वगैरह। तो बताया गया एम्प्लॉय ऑलवेज फील दैट प्रोप्राइटर मेक्स ह्यूज प्रॉफिट while their remuneration are limited। किसी रेडीमेड कपड़े की दुकान पे जाओ, दुकान का मालिक उस शॉप में एक कॉर्नर पे एक प्लेस वहां बैठा हुआ जहां पेमेंट वेमेंट लेता होगा, जहां पे वो पैसे वगैरह, एम्प्लाई पूरा जोर लगा देता है, सेल्समैन पूरा जोर लगा देता है कि आप कपड़े खरीदी लो, क्या दिक्कत है बताइए, अच्छा है, सस्ता है, सारा एक्सप्लेन एम्प्लाई करेगा, यानी कि सेल्समैन कन्विंस करेगा, समझाएगा। तो वो चाहता है कि मेरे मालिक का, मेरे ओनर का, मेरे भैया का सब सामान सेल हो, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो, प्रॉफिट हो, उसको मिलेगा तो उतना ही सैलरी जितनी उसकी फिक्स है, उसकी सैलरी में कमी नहीं आने वाली है, उसकी सैलरी वही होगी
जो फिक्स है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो। तो सही बात है, एम्प्लॉय ऑलवेज फील दैट प्रोप्राइटर्स मेक्स ह्यूज प्रॉफिट वाइल देयर रेम्यूनरेशन आर्स लिमिटेड, जबकि रेम्यूनरेशन लिमिटेड होता है। दिस डाउट इज रिमूव बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये चीजें क्लियर होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब होता है कि तुम जिस साल का अकाउंट बना रहे हो तो उसे करंट ईयर कहते हैं। जैसे ये 2020-21 चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से जब साल खत्म होगा तो आ जाएगा 31 मार्च 2021, तो ये करंट ईयर बोला जाता है। यानी जिस ईयर में तुम होते हो अपडेट, उस ईयर को करंट ईयर बोलते हैं। तो जो करंट ईयर है दैट दे कैन नाउ करंट ईयर प्रॉफिट एंड कैन कंपेयर इट विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो एम्प्लॉय कितनी मेहनत किया, कितना आपको सामान सेल किया, जो मिस्टर प्रोप्राइटर है वो अकाउंटिंग को दिखा देंगे, देखो तुम्हारी मेहनत और अच्छी होती जा रही है, तुम्हारी मेहनत में कमी हो रही है। पिछले साल, पिछले रक्षाबंधन में तुमने इतना सेल कराया था, इस बार उससे ज्यादा या उससे कम। तो अकाउंटिंग ही तो प्रूफ है कि मैं पिछले साल के अकाउंटिंग को दिखा दूंगा या रक्षाबंधन के पीरियड में, या पिछले साल का पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड दिखा दूंगा। तो एम्प्लॉय को लग जाएगा हाँ हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ कमी है या और ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, जैसे भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या लॉस ज्यादा हो रहा हो। इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर, अगर प्रॉफिट ज्यादा होता गया, दे कैन मेक ए डिमांड फॉर बोनस। तो तुरंत एम्प्लॉय बोलेगा भैया आपका पिछले साल से इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, हम आपको ज्यादा मेहनत किया, हम एक एक कस्टमर को दुकान से वापस नहीं जाने दिए, हम सेल करके ही रखे, आपका फायदा ज्यादा हुआ, हमको भी कुछ बोनस दीजिए। तो बोनस का डिमांड कर लेगा। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब प्रूफ कर देगा तो प्रोप्राइटर ये कैसे बोल देगा अरे नहीं यार पिछले साल तो सेल ज्यादा हुई थी, इस साल कम हुई। अरे भैया रिकॉर्ड तो बता रहा है ना। वही बात है, इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए बढ़ा दी जाती है। एम्प्लॉय आर आल्सो ईगर टू नो द अबाउट कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन in future for a limited period because it will result in the continuance of their services. Therefore, on the basis of balance sheet, they can ascertain their job security and stability. वो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय जब अकाउंटिंग देख लेता है तो इस हिसाब से अपने फ्यूचर को लेकर के आपके शॉप में, आपके फर्म में एश्योर कर लेता है। जब वो कमा ही रहे हैं, जब प्रॉफिट हो ही रहा है, तो मुझे भला निकालेंगे क्यों, और टाइम टू टाइम बोनस तो देते ही जाएंगे, मेरा ध्यान भी रखेंगे। किसी एक रिलायंस कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर इंजर्ड हो जाए काम करते समय, उनको पता है रिलायंस कंपनी वर्ल्ड की बहुत टॉप मोस्ट कंपनी में आती है और ये आता है ड्यू टू एम्प्लॉय की मेहनत से आता है। मुकेश अंबानी अपनी मैनेजिंग कर रहे होंगे, उनके नीचे उनके मैनेजर्स देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कर तो मेहनत करता है ना। आफ्टर सारा काम तो वर्कर की मेहनत से ना होता है, काम करवाया जाता है वर्कर से, लेकिन मेहनत तो वर्कर करता है। तो वर्कर को बोनस भी मिलता है कि कंपनी फायदे में अगर है तो ड्यू टू एम्प्लॉय, ड्यू टू वर्कर्स, सुपरवाइजर। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉय के लिए भी होती हैं कि वो उनका अकाउंटिंग देखने का अधिकृत अथॉराइज है, और वो उनके लिए क्या हो गया, इंटरनल। अब बात होती है एक्सटर्नल यूजर्स की। अब एक्सटर्नल यूजर के कुछ ऐसे नाम सुने और एक बार आप भी बुक्स में जरूर रीड करेंगे, जो भी बुक्स होगी, और थियरी में आपको मिलेगा ही, वहां भी आप देखेंगे। तो जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, जो हमारे फर्म में, कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो तो मेरे अकाउंटिंग देखेंगे। है तो वो बाहर के, हमारे इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है, लेकिन जब ही आएंगे तो बोलेंगे हमें दिखाइए भाई मैंने पैसा लगाया है यहाँ पे। तो अगर कंपनी की बात करोगे तो टाटा बिरला बजाज जो कंपनियां हैं, जो पब्लिक कंपनियां हैं, उनके तो अकाउंटिंग पब्लिश होते हैं। आप अपने गूगल पे देख सकते हो किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग। और अगर तुम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो यहाँ पर अगर रिलायंस का, मारुति का, किसी कंपनी का शेयर है, तब तो तुम्हारे घर पब्लिश होकर के या मेल आईडी पे बैलेंस शीट ही आ जाएगी। क्रेडिटर्स, जिनसे तुम उधार सामान खरीदते हो, उनको बताओगे कि हमने आपसे इतना सामान लिया, आपको इतना पेमेंट करना है, आपके अकाउंटिंग को देखेंगे। गवर्नमेंट तो देखता ही, मैंने आपको पहले ही बताया। कंज्यूमर्स,
जो तुम्हारे कस्टमर हैं। फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स ने भी आपके उसमें इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी अकाउंटिंग देख लेंगे कि आपका फर्म बहुत अच्छा चल रहा है तो इन्वेस्ट कर लेंगे। रिसर्च होल्डर और अदर पर्सन, जो रिसर्च होल्डर होते हैं उनके लिए भी आपकी कंपनी की अकाउंटिंग देखने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कोई ऐसा काम होता है जहाँ पे रिसर्च होते हैं तो वो ये बताते हैं कितने रुपए का एक्सपेंस आएगा, कितनी चीज़ें वहाँ पे यूज होंगी और आपकी अकाउंटिंग की पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह, तो वो भी आपके अकाउंटिंग को देखते हैं। इस तरीके से अदर पर्सन भी, जैसे टैक्सेशन अथॉरिटी है, कंपटीटर्स आपके हैं, ट्रेड एसोसिएट है, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी चीजें, यानी आपकी अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। कंक्लूजन यही निकला कि आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। पहले अपने लिए कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, स्टॉक की पोजीशन कितनी है, कैश की पोजीशन क्या है मेरे पास, और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बैलेंस शीट क्या है वगैरह वगैरह। फिर अपनी एम्प्लॉय के लिए भी ज़रूरत है, मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरत है, और अगर हम एक्सटर्नल की बात कर लें तो क्रेडिटर, फॉरेनर, इन्वेस्टर, रिसर्च होल्डर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कंज्यूमर यानी कस्टमर कह सकते हो, सबके लिए अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ होती है। हमें सबको बताना होता है कि हमारी अकाउंटिंग क्या है। तो ये हमारे लिए था यूजेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। और अब जितना आपने रीड किया अब तक, जितने भी लेक्चर हुए, ये सारे लेक्चर, ये मे बी 7th या 8th लेक्चर होगा, आप सारे वीडियो रिवाइज करते रहिए, आपके लिए ज़रूरी है। अपडेट हो जाइए। वैसे हम जब जब आगे पढ़ाएंगे इन बातों को हम रिवाइज जरूर करेंगे। आप अपडेट रहिए, सब कुछ देखते रहिए। कॉपी, फेयर कॉपी में जो भी PDF मिलता है बिल्कुल आप उसको पहले नोट करें, फिर आप उस कॉपी को उठाएंगे, एक बार रीड करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आप वीडियो देखेंगे। क्योंकि जब आप PDF उस फाइल अपने उस फेयर कॉपी को जब तुम रीड करोगे तो वहीं पे तुमको प्रॉब्लम नजर आएगी, अरे इसका मतलब क्या था, ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर आप वीडियो पे जाओगे, वहाँ पे मैं आपको टॉपिक और सीरियल नंबर डाल के मैं लिखता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन से वीडियो में आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे छिपी हुई है। आप उस वीडियो में जाएंगे, एक लेक्चर सुनेंगे, उस वीडियो को देखोगे तो हम आपको उस समय बुक दिखाते हुए मिलेंगे कि फला जगह पे ये बात लिखी हुई है। फिर बुक से पढ़ लोगे, थोड़े से अपडेट हो जाओगे। इसके बाद जब हमारा अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, ये अब न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहा है, यानी अब आप प्योर न्यूमेरिकल्स को टच करने वाले हैं। एक लेक्चर और होगा जहाँ न्यूमेरिकल्स के बारे में बातें होंगी और उसके अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अब तक आप अपडेट हो जाइए अपने उस सारी चीज़ों से जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, और इसके बाद फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आपको जो PDF मिलेगा आप उसे भी नोट करेंगे, और जो आपको आज लेक्चर दिया गया है उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। थैंक यू बच्चों।